नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मानवता को लेकर। जिस तरह मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए वैश्विक शांति बेहद जरूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख और पढ़ पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बात पर जोर दिया कि मानवता के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने में वैश्विक शांति का महत्वपूर्ण महत्व है। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता राष्ट्र और समुदायों के बीच एकता और सहयोग पर निर्भर करती है। पीएम मोदी ने दोहराया कि वैश्विक शांति एक उज्जवल भविष्य के लिए मौलिक अधिकार है, इस बात पर जोर देते हुए कि हमारे साझा प्रयास एकता पर निर्भर करते हैं और किस तरह हम वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि जिस तरह इस वक्त कई देश आपस में युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से ये संदेश सामने आया है और मानवता के उज्जवल भविष्य की ओर ध्यान देने का जिक्र उनकी ओर से किया गया। तो फिलहाल देखिए, ये हेडलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया था, ये खबर आप अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। तो फिलहाल इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि कल इस बात पर जोर जब उन्होंने दिया था, अपनी बात सबके समक्ष रखी थी, तो ये भी कहा था कि देखिए मानवता का जब भी जिक्र आता है तो हमने ये देखा है कि किस तरीके से इन दिनों हाल फिलहाल के अगर वक्त के आप वक्त पर ध्यान देंगे तो कई ऐसे देश है जो कि इस वक्त जहां युद्ध के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और इसीलिए हमें मानवता पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, मानवता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये खबर आपको दिखा रहे हैं, मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए वैश्विक शांति बेहद जरूरी है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये हेडिंग आप सुन पाएंगे, माफ कीजिएगा, देख पाएंगे। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। एक बार मैं ये खबर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मानवता के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने में वैश्विक शांति बेहद जरूरी है। हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता देशों और समुदायों के बीच एकता और सहयोग पर निर्भर करती है। वरिष्ठ वकील, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जुडिशरी और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ राइट्स के अध्यक्ष आशीष सी अग्रवाल को एक हस्तांतरित संदेश में पीएम मोदी ने दोहराया कि वैश्विक शांति उज्जवल भविष्य के लिए मौलिक है, यानी कि इनिशियल है। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम जहां पर संपूर्ण विश्व में आप देख पाएंगे इस समय मिडिल ईस्ट किस तरीके से पूरा धधक रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जारी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जब कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, इन तमाम संघर्षों के बीच भारत ये एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शांति का झंडा बुलंद कर रहा है और मध्यस्थ की भूमिका भी कई देशों के बीच में अदा कर रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो बिलीविंग है वो इस बात पर है कि किसी भी चीज़ के मूल में शांति होती है, अहिंसा होती है और बातचीत से ही सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया भी है। उन्होंने कहा, शांति के प्रति भारत की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता का जिक्र किया है और कहा, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जैसी विभूतियों ने मानव सम्मान और कल्याण पर जोर दिया। ये ऐसे मूल्य हैं जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। अभी बीते दिनों देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती गई है और अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो वैश्विक तौर पर भारत की जो छवि है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अहिंसा परमो धर्मा से ही जानी जाती है। सभी ये बात जानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल देखिए, जैसा मेरे सहयोगी ने भी ये जिक्र किया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी, चाहे वो किसी देश के दौरे पर हो, चाहे वो जब मीडिया के सामने आते हैं और वो लगातार यही कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लोगों से यही अपील करते हैं कि हर किसी को मानवता की ओर ध्यान देना चाहिए। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे के सहायता के योग्य बनेंगे तभी कोई भी देश विकसित हो पाएगा। और ये मुमकिन सिर्फ तभी है जब हम सब एक साथ मिलकर के सिर्फ और सिर्फ मानवता की ओर प्रयास करें, मानवता को लेकर के सोचें, ताकि हम अपने देश का भविष्य बनाने के साथ साथ अपने भविष्य का भी निर्माण कर सके। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मोहम्मद मुइज़ू का भारत का दौरा है और रिश्ते सुधारने भारत पहुंचे हुए हैं मोहम्मद मुइज़ू। तो पीएम मोदी से आज मुलाकात होनी है।
तो देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के जो तेवर हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। भारत के प्रति अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के इरादे से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू रविवार को दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की है। आज राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले। इसके बाद वो हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुंबई और बेंगलुरु भी जाने वाले हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू। प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद और अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मालदीव के राष्ट्रपति कल को आगरा का दौरा भी करने वाले हैं। तो देखिए, ये अमर उजाला के फ्रंट पेज पर आप इस खबर को देख पाएंगे। दरअसल मोहम्मद मुइज़्ज़ू का जो भारत का दौरा है, इसको लेकर के कई मायनों में खास इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि मालदीव के साथ में किस तरीके से रिश्ते भारत के बिगड़े थे और कैसे नवंबर का महीना था, जब नवंबर के महीने में बीते वर्ष ही कैंपेन चला था मालदीव में क्योंकि वहां राष्ट्रपति का चुनाव होना था और उसी दौरान एक कैंपेन चलाया गया था। यहां तक कि मुइज़्ज़ू के हाथों में भी एक बैनर देखा गया था इंडिया आउट का स्लोगन के साथ में। बिल्कुल। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू इससे साफ बाद में इनकार भी करते हुए दिखाई दिया और उन्होंने ये कहा कि मैंने भारत के खिलाफ कभी भी कोई नारा नहीं दिया है। बहरहाल, आप जिस तरीके से इस वक्त भारत और मालदीव के संबंधों में थोड़ी सी हमने खटास उस दौरान भी देखी जब ये पूरा कैंपेन चला, विपक्षी दलों ने भी कई मुद्दे उठाए, यहां तक कि मालदीव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जो ट्रैवलर्स थे खासतौर पर मालदीव का रुख करते थे और ऐसे में सबसे ज्यादा योगदान टूरिज्म के क्षेत्र से मालदीव के लिए जाता था और वो भारतीय यात्रियों के जरिए ही जाता था, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का एक वीडियो भी जारी किया था। वो खुद टहलते हुए नजर आए थे और उन्होंने उसमें ना किसी से कोई अपील की, ना किसी तरीके का कोई इशारा दिया, लेकिन भारत के लोग उस इशारे को समझ गए थे, जिसके बाद से मालदीव को एक गहरा झटका लगा था और मालदीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, जिसके बाद से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू कहीं ना कहीं उस वक्त कमजोर पड़ गए और उसके बाद से उन्होंने भारत के साथ जो संबंधों में खटास बनी, उस खटास को दूर करने की कोशिश की गई। और अब जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि आज पीएम मोदी से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी और इससे पहले एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, एस जयशंकर से मुलाकात हो चुकी है। कुछ देर पहले आपको सुरभि ने जो है खबर दिखाई है। अब मैं आपको खबर दिखा रही हूँ। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने और लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को कवर किया है और साथ में हेडिंग देखिए दैनिक जागरण ने क्या दी है। मोदी उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो रूस और यूक्रेन से बातचीत में सक्षम हैं। ये वही मालदीव है जो इंडिया आउट की तख्ती लेकर के कुछ दिनों पहले भारत की अवहेलना भी कर रहा था और भारत को कट ऑफ करने की बात कर रहा था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि अब देखिए, मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस तरफ बोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मोदी और भारत ही वही देश है जो किसी भी युद्धग्रस्त देश के बीच में मध्यस्थता कर सकता है। एस जयशंकर के साथ में ये मीटिंग हो रही थी। इस दौरान मैं एक बार थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हाल ही में हुई बैठकों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी आज दुनिया के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत कर सकते हैं। रविवार को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने टकराव में दोनों पक्षों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश में भारत की भूमिका पर जोर दिया है। और दूसरी तरफ देखिए, जो तस्वीर लिखी हुई है दिखा रहे थे मैं अभी आपको, उस तस्वीर के नीचे लिखा है, नई दिल्ली में रविवार को भारत दौरे पर पहुंचे मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ चर्चा करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। साफ तौर पर आप दोनों देशों का झंडा यहां पर देख पाएंगे और फ्लैग के साथ में जो बातचीत बढ़ी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद रविवार को अपनी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और आज पहली बार द्विपक्षीय वार्ता के लिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू पहुंचे हुए हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुइज़्ज़ू से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की मालदीव के राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है।
हालांकि मोहम्मद मोइजू और पूरा का पूरा मालदीव अब इस बात से दरकिनार जरूर कर रहा है कि इंडिया आउट का उन्होंने कभी नारा दिया ही नहीं था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब इंडिया में हमने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था, उसके बाद मालदीव इस बात से बहुत ज़्यादा बौखला गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मालदीव का ज़्यादातर पर्यटन सुरभि वो इंडिया से ही संचालित हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही कारण है कि अब मोहम्मद मोइजू को जहां अपने स्टेटमेंट में बदलाव भी लाना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अब कहीं ना कहीं मोहम्मद मोइजू ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ राहत भरे इशारे की खबर सामने आ सके। उनसे जब बातचीत हो तो जो खटास अब तक इन दोनों देशों के बीच में फिलहाल कुछ समय से बनी हुई है, उसे दूर करने का वो काम कर सके। लेकिन अब देखना यही होगा कि इसके बाद, यानी जब मुलाकात हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, तो क्या वाकई राहत यहाँ मिलती है मोहम्मद मोइजू को या नहीं, क्योंकि फिलहाल लंबे समय से संघर्ष भी जारी है। और पूजा, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मोहम्मद मोइजू ये कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मालदीव की जीडीपी पर भी इसका खासा असर पड़ा था। आपने भी पर्यटन का जिक्र किया और हमने देखा कि पर्यटन क्षेत्र में खासतौर पर मालदीव को कितना ज्यादा झुकना पड़ गया था। और जिन मंत्री जो कि मंत्री कैबिनेट में थे मोहम्मद मोइजू के, उनमें से भी 2 मंत्रियों को उस दौरान सस्पेंड कर दिया गया था जब उन्होंने भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। बिल्कुल, भारत के खिलाफ जब अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की थी, झंडा बुलंद किया था, तो उनको हटना भी पड़ा। और उसके साथ देखिए मालदीव का खामियाजा, मालदीव को कितना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी बैक स्ट्राइक मालदीव को लगी, और जिसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है। चलिए अब खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल ने जनता की अदालत में बीजेपी पर निशाना साधा है, वो ऐसा करेंगे ही, और ऐसा ही उन्होंने किया है और कहा कि फ्री बिजली दे तो बीजेपी का प्रचार करूंगा। तो देखिए, केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर बीजेपी ही फ्री बिजली देने लगे तो मैं बीजेपी का प्रचार करने लग जाऊंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मान लें कि वो हार गए हैं, डर गए हैं। केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी किया जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। सुरभि, देखिए आपको ये खबर दिखा रही हैं। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी की फ्री बिजली देकर दिखाए, उनके लिए मैं करूंगा प्रचार, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया। और साथ ही देखिए, हम आपको ये भी जानकारी दे दें, दरअसल जिस वक्त जनता को संबोधित कर रहे थे केजरीवाल, उसी दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा है बीजेपी को लेकर के। केजरीवाल ने यह कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से इनकी डबल इंजन की सरकारें जा रही हैं। इनको डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए ताकि राज्य में भी अपने दोस्तों को ठेके दे सके। अब इससे आप ये समझिए कि सीधा निशाना जो बीजेपी पर साधने का काम केजरीवाल ने किया है, और ये कहा है कि अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर किस तरीके से बैक एंट्री के तहत में बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं या फिर अपने खास दोस्तों को, खास सहयोगियों को ही सिर्फ आगे बढ़ाती है, और किसी भी क्षेत्र में जब ठेका देने की बारी आती है तो वो सिर्फ अपने चुनिंदा पसंदीदा लोगों को ही ठेका देती है। और ऐसे में देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नई चुनौती दी, छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री अगर इनमें से किसी एक राज्य में भी फ्री बिजली देकर दिखा दें तो मैं चुनाव में उनके लिए प्रचार करूंगा। और ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स के नतीजों के आधार पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बीजेपी की डबल इंजन सरकारें अब जा रही हैं। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनकी 240 सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव का जिक्र यहां अरविंद केजरीवाल ने किया और इशारों में यह तक तंज कर दिया कि जो सबसे बड़ी पार्टी देश के अपने आप को बताती थी और एनडीए के भरोसे नहीं लेकिन अपनी पार्टी के दमखम के भरोसे बीजेपी रह रही थी, चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो भरोसा भी बीजेपी का टूट गया और वो कमजोर हो गया क्योंकि एनडीए के बलबूते इस बार इनको सरकार बनानी पड़ी। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर आप
बीजेपी के उन राज्यों पर भी गौर करेंगे जहां बीजेपी शासित राज्य है, यानी कि 22 राज्यों का जिक्र किया। अगर इन सभी राज्यों में से किसी एक जगह पर भी वो फ्री की बिजली दे देते हैं तो फिर मैं आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के मैं बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार हूं। अब यह खुला चैलेंज जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिया है, देखना यह होगा कि बीजेपी की क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर आती है या नहीं। तो देखिए, लगातार अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को हेडिंग में लिया है, हेडलाइंस में जगह दी है, जिसमें से देखिए सुरभि भी अभी आपको ये खबर दिखा रही थी, मैं भी ये आपको खबर दिखा रही हूँ। हालांकि ये न्यूज़पेपर चेंज हो चुका है, लेकिन खबर की हेडिंग देखिए, 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दें तो मोदी का प्रचार करूंगा, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक बार मैं आपको बता देती हूं कि आखिरकार दैनिक भास्कर ने इस खबर को किस तरीके से, किस लहजे में लिखा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हुंकार भरते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी भाजपा शासित 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दें तो वो दिल्ली में चुनाव के दौरान उनका प्रचार करेंगे। दिल्ली में चुनाव के दौरान उनका प्रचार करेंगे, इस बात पर गौर कीजिएगा। ये बात उन्होंने कही है। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत कार्यक्रम में केजरीवाल ने ऐलान किया कि सरकार दिल्ली वालों को मुफ्त की 6 रेवड़ियां दे रही है और जल्द ही 7वीं रेवड़ी भी देगी। दिल्ली में सबको मुफ्त बिजली, पानी, बुजुर्ग की तीर्थ यात्रा, महिलाओं की बस यात्रा, शानदार शिक्षा और इलाज के रूप में 6 रेवड़ियां मिल रही हैं और अब 7वीं रेवड़ी के रूप में जल्दी महिलाओं को 1000 रुपए महीना भी मिलेगा। देखिए, इस बात को दोबारा से अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए महीना को कोट किया है। आपको सुरभि याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस दौरान तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद थे, उस दौरान जब वो बेल पर बाहर आए थे चुनाव प्रचार करने, उन्होंने उसी दौरान 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात चुनाव प्रचार में ही कही थी, पहली जनसभा के दौरान ही कही थी। और ये बात अभी की नहीं है, लोकसभा चुनाव के पहले की है। और इस बात को छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से 7वीं रेवड़ी का नाम देते हुए दोहराया है। तो बिल्कुल देखिए, अब देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से खुला चैलेंज दिया है, बीजेपी से एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बीजेपी की प्रतिक्रिया आती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल ये एक बड़ा स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की ओर से हम मान सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी की पूरी कमान एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही है। और फिलहाल ये भी अब देखना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी विधानसभा चुनाव करवाते हैं तो आपको भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार भी दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, जनता किसका साथ देती है, क्योंकि हमारे ईमानदारी पर कई बार सवाल खड़े किए गए। बावजूद इसके हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप आज भी दिल्ली में चुनाव करवा देते हैं तो फिर जनता का जनार्दन किस ओर जाएगा और जनता किसका साथ देगी। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया है कि फरवरी का इंतजार बीजेपी कर रही है। जब फरवरी में चुनाव हुई यानी 2025 का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन हमें तब का भी इंतजार नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण भरोसा है, लेकिन बीजेपी को यह भरोसा नहीं। और बीजेपी ये जानती है कि जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा से इस बार एग्जिट पोल्स में भी खुले नतीजे अब आ चुके हैं कि यहां से इनकी सरकारें जा रही हैं, तो दिल्ली में भी यही हाल इनका होने वाला है। बिल्कुल। और खास बात देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर रेवड़ी का जब जिक्र किया तो उन्होंने एक बात और कोड करी है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने बिजली पानी फ्री कर दी तो क्या गुनाह किया, दिल्ली की सारी महिलाएं मुझे अपना भाई मानती हैं, मैंने अपनी बहनों के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया तो क्या गलत किया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी है तो हाँ, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है और 7वीं रेवड़ी भी देगा। इस बात को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कोड किया है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी जरूरी है। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। तो फिलहाल देखिए अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में नेतृत्व की भूमिकाओं में असमानता को उजागर करते हुए कहा है कि सच्ची समानता के लिए इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने महिलाओं से उनकी पार्टी के शक्ति अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया और कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य राजनीति में महिला हितों के लिए समान स्थान सुनिश्चित करना है। गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि महिलाएं हमेशा से हमारे समाज और राजनीति की एक महत्वपूर्ण शक्ति रही हैं। तो देखिए, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की
ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ज़रूरी है, ये राहुल गांधी ने कोट किया है। हालांकि देखिए, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से और कुछ राज्य सरकारों की तरफ से भी बिल लाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को कोट करते हुए क्या कहा है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद और राज्य विधानसभाओं में नेतृत्व की भूमिकाओं में असमानता को उजागर करते हुए रविवार को कहा कि सच्ची समानता के लिए इन क्षेत्रों में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने महिलाओं से उनकी पार्टी के शक्ति अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। तो देखिए, कांग्रेस एक शक्ति अभियान संचालित करने जा रही है जिससे जुड़ने का आग्रह राहुल गांधी ने ये पोस्ट करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य राजनीति में महिला हितों के लिए समान स्थान सुनिश्चित करना है। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, महिलाएं हमेशा से हमारे समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति रही हैं, लेकिन फिर भी संसद और विधानसभाओं में नेतृत्व की भूमिकाओं में असमानता बनी हुई है। आज भी आप देखिए कि जब टिकट वितरण हो रहा होता है तो उस दौरान भी जातियों को साधने के लिए और तमाम समीकरणों को साधते हुए भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं होती है। फिर चाहे मैं केंद्र सरकार में एनडीए में शामिल तमाम पार्टियों की बात करूं या इंडिया गठबंधन और पहले यूपीए गठबंधन की भी अगर मैं बात कर लूं, तो महिलाओं की भागीदारी उस हद तक देखने को नहीं मिली है। ये फॉर श्योर आप देख लीजिए और हमारे बोलने पर आप यकीन ना कीजिए, डेटा आप खुद कलेक्ट कीजिए और जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं का जो प्रतिशत है सियासत के अंदर वो 5 से 6% का है। 100% में से 5 से 6%। और अगर 5 से 6% ये रहता है तो आखिरकार बदलाव कैसे आएगा? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की हाइजीन, महिलाओं से संबंधित तो उनके जो स्वास्थ्य हैं, बाल विकास है, इन तमाम क्षेत्रों में निर्णय सशक्त कैसे लिए जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट उस दौरान आया है जब इससे पहले बीजेपी की ओर से ये फैसला पहले संसद में लिया जा चुका है, प्रस्ताव भी पास करवाया जा चुका है, जब 33% आरक्षण संसद के भीतर भी मुहैया कराने का जिक्र किया गया। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये किस तरीके की राजनीति और किस ओर जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अगली जो खबर है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। भाषा जाति में ना बटे, अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाए हिंदू समाज। ये कौन कह रहा है? मोहन भागवत कह रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। देखिए, मोहन भागवत की ओर से इस बात का जिक्र किया गया। दरअसल राजस्थान के बारां में स्वयं सेवकों को संबोधित उस दौरान कर रहे थे और उसी वक्त ये बयान उनकी ओर से सामने आया। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में ये कहा था, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात का रिफ्लेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, या इस बात का रिफ्लेक्शन आप योगी आदित्यनाथ की बात में देख सकते हैं। फिलहाल बार बार इसी तरीके का बयान आ रहा है कि भाषा जाति में ना बटें, अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो हिंदू समाज। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं। एक बार मैं आपको खबर बता देती हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भाषा जाति और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत की वैश्विक ख्याति और प्रतिष्ठा एक मजबूत राष्ट्र होने के कारण किसी देश के प्रवासियों की सुरक्षा की गारंटी तभी होती है जब उनकी मातृभूमि शक्तिशाली हो, अन्यथा एक कमजोर देश के प्रवासियों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया जाता है। भागवत राजस्थान में 12 के धान मंडी मैदान में स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम यहाँ अनादिकाल से रह रहे हैं। भले ही हिंदू उपनाम बाद में आया, हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में रहने वाले सभी संप्रदायों के लिए किया जाता रहा है। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को गले लगाते हैं। हिंदू कहते हैं कि हम और आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। हिंदू निरंतर संवाद के जरिए सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं।
इस दौरान मोहन भागवत ने यह भी कहा कि ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहां संगठन, सद्भाव और परस्पर श्रद्धा व्याप्त हो, लोगों के आचरण में अनुशासन हो, देश के प्रति दायित्व हो और भेदभाव ना हो, उद्देश्यों के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। इस बात का जिक्र मोहन भागवत ने किया है और उन्होंने कहा है कि सामुदायिक कमियों को दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हम जो भाषा, जाति और उपनामों में बंट रहे हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए, बल्कि एकजुट रहना चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए, मौजूदा समय में देश के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि आप हिंदू में जाएंगे तो हिंदू में भी वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, शूद्र, बहुत सारी पिछड़े, अगड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इस तरीके से बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। अगर उस तरीके से हम समाज की संरचना को देखेंगे तो ये जटिलता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसी बात को मोहन भागवत ने कोड किया है और उन्होंने कहा है कि भाषा, जाति और समीकरणों में आप ना बटें, आप एक हो जाएं और एक रहना ही समाज के सर्वांगीण विकास का परिचायक है। तो बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम खबरों में भी आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की भी कर लेते हैं। बयानबाजी से परहेज करे संत, तो 10 दिसंबर तक पूरी हो महाकुंभ की तैयारी, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ मेले में 10 स्तरीय सुरक्षा रहेगी। वीआईपी तीर्थ यात्रियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक अखाड़े के लिए एक नोडल अफसर भी तैनात की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेले से जुड़े कार्यों को हर हाल में 10 दिसंबर तक पूरा कर ले। पीएम मोदी से महाकुंभ से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया कि महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं को 10 दिसंबर तक किसी भी सूरत में पूरा करना है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कि महाकुंभ से जुड़े कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। कल प्रयागराज पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी दौरान उन्होंने महाकुंभ से जुड़े कार्यों की समीक्षा करने के बाद अखाड़ा परिषद और साधु संतों के साथ बैठक भी की और साथ ही ये भी कहा कि बेवजह किसी तरीके की बयानबाजियां न की जाए। तो देखिए, मौजूदा समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर जिस तरीके से बयानबाजी के बाद तनावपूर्ण स्थिति से जूझ रहा है, उसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के सर्वेसर्वा और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि बयानबाजी से परहेज करें। संत, यहाँ पर उन्होंने संत कोड किया है, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके की स्थितियाँ पैदा हुई हैं वो एक संत के बयान के बाद है, धर्मगुरु के बयान के बाद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कोड करते हुए दोबारा से कहा है कि बयानबाजी से परहेज करना ही मौजूदा समय में विकल्प है। दूसरी तरफ आपको एक बार मैं खबर से रूबरू करा देती हूँ। प्रयागराज पहुंचे हुए थे योगी आदित्यनाथ। कल संगम स्थल में उन्होंने पूजा अर्चना भी करी थी, शीगल्स को दाना खिलाते नजर आए थे और मेन मोटो यही था कि महाकुंभ आगामी दिनों में आयोजित होना उत्तर प्रदेश में, और महाकुंभ सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से आयोजन होता है। ऐसे में शहर के अंदर शहर बसना बहुत बड़ा टास्क है। और तो उन स्थितियों की या यूं समझिए कि परिस्थितियों की और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है, लोगो भी लॉन्च किया है महाकुंभ का। खबर मैं बताती हूं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करी। सीएम ने महाकुंभ से जुड़े सभी कामों को हर हालत में 10 दिसंबर तक पूरा करने का आदेश दिया है। अफसरों को नसीहत देते हुए सीएम ने हर 10-15 दिन में नियमित परीक्षण का आदेश दिया। सीएम ने परेड ग्राउंड में 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करी और सीएम ने संतों को सलाह दी है कि नकारात्मक बयानबाजी से बचें। हमें ये समझना होगा कि महाकुंभ हमारा है और ये प्रशासन या सरकार का नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने करीबन 6.25 घंटे के कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ 2025 के लोगो, वेबसाइट और भूमि सुविधाओं के लिए तैयार एप्लीकेशंस का अनावरण भी इस दौरान किया है। तो बिल्कुल देखिए, और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एस जयशंकर से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत में वैश्विक तनाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन तनाव कम करने की क्षमता रूस यूक्रेन के संपर्क में हैं हम, क्योंकि भारत को लेकर के उनकी ओर से कहा गया और माना गया है कि अगर भारत किसी भी तरीके से मध्यस्थता करने की कोशिश करता है तो हमारे भीतर वो क्षमता है कि उस तनाव पर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है और फिर रास्ते निकाले जा सकते हैं। दिल्ली में हो रहे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर के कहा कि भारत के पास वैश्विक तनाव को कम करने की क्षमता है। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को लेकर भी तंज कसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कई बार दोनों देशों के बीच संवाद और संचार की भूमिका भी निभाई है। इस संघर्ष को लेकर ग्लोबल साउथ देश काफी परेशान है। इससे वैश्विक समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तनाव में है और ग्लोबल साउथ देश चाहते हैं कि कोई इसके बारे में कुछ भी कहने के पहले पहल करे और वे मानते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो कि उनकी चिंताओं को समझता है और इस तनाव को दूर करने की क्षमता भी रखता है। इसका ही परिणाम है कि हमारी बहुत सी पहल संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो देखिए, एस जयशंकर ने मोहम्मद मोइदू से मुलाकात और कौटिल्य सम्मेलन के पहले इस बात का जिक्र किया था और आप ये खबर देख पाएंगे जिसमें मोदी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत में सक्षम है। इसी के जस्ट नीचे आप ये सब हेडिंग देख पाएंगे जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हाईलाइट किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पुरानी कंपनी की तरह हो गया है जो अब बाजार में तालमेल नहीं रख पा रहा है, बाजार से तालमेल नहीं रख पा रहा है। और इस बात को उन्होंने कहां पर दोहराया है? कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री, यूआई दुनिया के लिए परमाणु हथियार जितना ही खतरनाक साबित हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। और साथ में कहा है कि भारत के कंधों पर ही अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को निभाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि अब एक पुरानी कंपनी की तरह हो गया है जो पूरी तरीके से बाजार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है बल्कि सिर्फ जगह घेर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए कहा कि सिर्फ जगह घेर रहा है। शुरुआत में इनमें 50 देश थे जो अब लगभग 4 गुना हो गए हैं। जब आप समय से पीछे होते हैं और दुनिया में स्टार्टअप और नवाचार होते हैं तो आपको समय के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 बड़े टकराव चल रहे हैं, उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? एक मूक दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बात को एस जयशंकर ने दोहराया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज मध्यस्थ की भूमिकाओं में नजर आता है। भले ही अभी हम उतने ज्यादा संपन्न ना हुए हों, लेकिन हाँ, आज भारत की जो धमक है और भारत की जो क्षमता है उसको विश्व स्वीकार कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अब हम जिक्र हरियाणा का भी कर लेते हैं। दरअसल हरियाणा में सीएम पद के लिए बयानबाजी और ज्यादा तेज हो चुकी है। हरियाणा के एग्जिट पोल में जिस तरीके से इस वक्त तस्वीरें दिखाई देती है उसको लेकर के अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त के अनुमानों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा 8 अक्टूबर को हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता देगी जवाब और ये कांग्रेस कहेंगे ईवीएम खराब है। एग्जिट पोल का अपना सिद्धांत होता है और उनकी अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन हम जमीन पर काम करते हैं। हमारे नेता सीधे जनता से जुड़े होते हैं। हरियाणा की जनता चाहती है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आए। हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा पेश किया है। हुड्डा ने कहा एग्जिट पोल के परिणाम तो बाद में आए। उन्होंने कहा पहले ही मैंने बता दिया था कि हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखिए, लगातार हुड्डा हो या फिर नायब सिंह सैनी, लगातार दोनों के बीच में बयानबाजी जारी है। नायब सिंह सैनी जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री का फेस हरियाणा का हुए, उनके कंधों पे दारोमदार बहुत बड़ा और इस बीच वो वापस से इस बात का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि न्यूज़ इंडिया के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार स्पष्ट मतों के साथ बनती हुई नजर आई है और अलग अलग एग्जिट पोल्स ने भी लगभग सभी ने इसी तरफ इशारा किया है। बिल्कुल, और देखिए जिस बयान का हम जिक्र कर रहे थे उसकी भी चर्चा कर रहे थे। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त
के अनुमानों के बाद से पार्टी में सीएम पद को लेकर के अब बयानबाजियां तेज हो चुकी है, और चाहे किसी भी पार्टी का हम जिक्र करें, यानी कांग्रेस हो या बीजेपी हो। साथ ही साथ अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक और पार्टी आलाकमान करेंगे। हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी ने यह कहा कि हुड्डा का सीएम बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। सीएम के दावेदार मानी जा रही है कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि सीएम का फैसला हाईकमान करेगा, पार्टी को 60 सीटें मिलेंगी। इससे पहले भी कुमारी सैलजा ने कह दिया है कि देखिए, ये हर किसी को हकीकत पता है कि सिर्फ एक ही पार्टी को हर बार मौका मिले ये जरूरी नहीं, और मैं कितनी सीनियर हूं पार्टी में ये भी हर कोई जानता है। और इसी को लेकर के कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर के थोड़ी चुनौतियां जरूर आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। बहरहाल दूसरी ओर हमने देखा तीसरी बार यहाँ सिर्फ सत्ता में लौटने का दावा नहीं बीजेपी कर रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि नायब सिंह सैनी को दोबारा मौका मिलेगा सीएम के चेहरे के तौर पर ही। जबकि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हमने देखी कि अनिल विज भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, और वो इशारों में कह चुके हैं कि अगर पार्टी चाहे तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने में पूरी तरह सक्षम हूँ। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। खबर असम से है। बिल्कुल, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं। द हिंदू सहित कई अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। असम में बाल विवाह कम करने और उन पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने एक कदम उठाया है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब से स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई के खर्चे के लिए कुछ राशि दी जाएगी, जिससे वो अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर ना रहें। इसके लिए उन्होंने एक योजना की भी शुरुआत की है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं जो छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्हें हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य यही है कि हर छात्रा अपने दम पर पढ़े, माता पिता के ऊपर वो आर्थिक रूप से निर्भर ना हो। और देखिए, कई बार इस तरीके के जो सुधार होते हैं वो कुप्रथाओं को खत्म करने में बहुत ज़्यादा कारगर भी होते हैं, क्योंकि कई बार तो देखिए सुरभि, हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए भी पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उनको वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप मिल रही है, सरकार की तरफ से जो धनराशि दी जाती है वो मिल रही है। तो इस वजह से भी बच्चों की जो पढ़ाई का रेट है वो बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर फॉर श्योर बढ़ता नजर आएगा। हेमंता सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है बाल विवाह को खत्म करने के लिए, और ये काबिले तारीफ है। महिला छात्रों को जो कि स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की राशि सुनिश्चित की गई है। अगर वो स्कूल की एजुकेशन अर्जित कर रही हैं तो उन्हें 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, जबकि अगर वो कॉलेज की एजुकेशन कर रही हैं तो उन्हें 2500 रुपये महीना हेमंता सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद असम में बाल विवाह की प्रथा में रोकथाम भी होगी, और माता पिता भी शायद इस बात को समझ पाएंगे कि महिलाओं का, बच्चों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष शिक्षित होगा तो वो समाज को भी बेहतर करेगा और एक परिवार को बेहतर करेगा, लेकिन जब महिला शिक्षित होती है तो वो अपना परिवार और जिस परिवार में जाती है उस परिवार को भी, 2 परिवारों को बेहतर करती है। तो महिला का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में भविष्य का भी निर्माण करती है, यानी कि जो उसके होने वाली अगली संतति है उसका भी वो सर्वांगीण विकास बहुत बेहतरी से कर पाती है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। रामलीलाओं में भीड़ उमड़ रही है। दैनिक भास्कर सहित अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। कल छुट्टी होने की वजह से मध्य दिल्ली की रामलीलाओं में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन से पहुंचने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन प्रवेश के लिए लंबी कतार का इंतज़ार लोगों को ज़रूर करना पड़ा। तो वहीं अपने वाहनों से पहुंचने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। पार्किंग फुल होने की वजह से लोग कई घंटों पार्किंग की तलाश करते नजर आए हैं। इसकी वजह से लाल किले के सामने और पीछे के हिस्से में जाम की स्थिति तक पैदा हो गई। जो लोग रामलीला मैदान में पहुंचने में सफल रहे, उन्होंने रामलीला देखने के साथ ही झूलों और चाट पकौड़ी का खूब आनंद लिया। तो वहीं लाल किला के ही माधव दास पार्क में आयोजित श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के प्रचार मंत्री रवि जैन ने बताया है कि विभीषण की ओर से
रावण को समझाने और जानकी को ससम्मान भगवान राम के पास पहुंचाने का आग्रह करने, रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकालने और विभीषण के भगवान राम की शरण में पहुंचने की लीला का कल मंचन हुआ था। ये मंचन चौथे दिन हुआ है। तो फिलहाल देखिए रामलीला का जिक्र हम कर रहे हैं और रामलीला में किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी रामलीला का जिक्र हम कर रहे हैं जिसमें आपको परशुराम की वेशभूषा में नजर आएंगे मनोज तिवारी। और रामलीला का मंचन क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर किया जा रहा है, अलग अलग कलाकार भी अपनी अपनी भूमिका से लोगों का मन मोह रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से रामलीला देखने के लिए इस वक्त पूरे दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दशहरा के मौके तक आपको खचाखच भीड़ नजर आएगी, यानी कि श्रद्धालुओं की जो तादाद होती है वो इस समय में और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि खास तौर पर क्रेज रामलीला को लेकर के बना रहता है। और जैसा मेरी सहयोगी भी आपको बता रही थी कि रामलीला के समय पर हर कोई इंतजार करता है कि कब नवरात्रियों की शुरुआत हो और एक बार फिर से उन्हें रामलीला देखने को मिले, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम अपने दोबारा उन काल के वक्त में लौटने की कोशिश करते हैं जब रामायण की घटना घटित हुई थी और रामायण के समय को किस तरीके से हम अपने बच्चों के सामने भी पेश कर सके। और ऐसे में हर वो व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उनके परिवार के हर एक सदस्य को इस बात की जानकारी जरूर हो कि रामायण काल का जब हम जिक्र करते हैं तो रामायण की घटना का जिक्र करते हुए कि किस दौरान क्या कुछ हुआ था, भगवान राम को पुरुषोत्तम राम के तौर पर क्यों कहा जाता है, माना जाता है। तो तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है और साथ ही उन बच्चों में भी इस बात की जानकारी और ज्यादा प्रगाढ़ होती है और ये मालूम चलता है कि रामायण का जिक्र बार बार क्यों आता है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। सुरभि, तो देखिए आरजीकर अस्पताल से 10 निष्कासित अब तक किए जा चुके हैं, पर जूनियर डॉक्टर पीछे हटने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो। अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को अभी भी जगह दी गई है क्योंकि ये बड़ी खबर रही थी कोलकाता से। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थ्रेट कल्चर के आरोप में 59 लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। कॉलेज की ओर से एक अधिसूचना भी जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर ही 10 डॉक्टर्स को भी निष्कासित करने का फैसला लिया जा चुका है। इसमें इंटर्न, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि सूत्रों का यह कहना है कि सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के बेहद करीबी और विश्वास पात्र थे। तो देखिए अमर उजाला सहित अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको अलग अलग पेज नंबर पर जगह दी है, लेकिन फिलहाल मैं अमर उजाला की खबर आपको दिखा रही हूं जिसने पेज नंबर 1 पर इस खबर को जगह दी है। आरजीकर अस्पताल में 10 निष्कासित पर जूनियर डॉक्टर्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक बार खबर के अलग अलग पहलू आपको बताती हूँ। यौन दुर्व्यवहार, धमकी, जबरन वसूली और रैगिंग के मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों साथ में हाउस स्टाफ समेत 10 लोगों को निष्कासित किया गया। इनमें 1 रेजिडेंट डॉक्टर, 3 हाउस स्टाफ, 3 इंटर्न और 3 सीनियर एमबीबीएस छात्र शामिल है। सभी पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के करीबी रहे हैं। निष्कासित छात्रों को 72 घंटे में छात्रावास खाली करने का निर्देश दिया गया। तो वहीं पीड़िता को इंसाफ की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि जिन्हें निष्कासित किया गया उनके खिलाफ छात्रों को परीक्षाओं में फेल करने और छात्रावास से बाहर निकालने की धमकी देने के आरोप सही पाए गए हैं। साथ ही जूनियर डॉक्टरों को विशेष राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर करने, यौन उत्पीड़न और कदाचार, जबरन धन उगाही, छात्रों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने, शारीरिक हिंसा, छात्रों को जबरन नशा करने के लिए मजबूर करने, छात्रावास में यौन कर्मियों को लाने जैसे गंभीर आरोप भी साबित हुए हैं। कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर मानस बंदोपाध्याय ने बताया, काउंसिल की बैठक में निष्कासन का निर्णय आम राय से लिया गया है, यानी कि यह आम सहमति के साथ में निष्कासन का निर्णय लिया गया। लेकिन लोग अभी भी, बच्चे जो हैं वो अभी भी, जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इंसाफ मिलना ही चाहिए। और इसी के साथ अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण लड़की बहन का अग्रिम भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र किया। द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान किया जा रहा है।
तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद विपक्षी दल महिला लाभार्थियों को योजना के तहत मासिक सहायता मिलने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और इस बीच देखिए पेमेंट्स ऑफ लड़की बहन being made in advance as poll code set to kick in। ये सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से सेट किया जा रहा है। देखिए इसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर आप देख पाएंगे और सुरक्षा कर्मियों से वो घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ऑन संडे said advance payment was being made to beneficiaries of लड़की बहन योजना for the month of October and November, keeping in mind the impending code of conduct for the assembly poll। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले अक्टूबर और नवंबर की जो पेमेंट है वो रिलीज की गई है सरकार की तरफ से और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट किया जा सके कि जब चुनाव जीत जाएगी वहां पर एनडीए की सरकार तो वापस से लड़की बहन योजना के तहत उनको जो धनराशि दी जा रही है वो मिलेगी। और ये जो धनराशि है लड़की बहन योजना की वो धनराशि मौजूदा समय में दी जा रही है और 2 महीने की एक साथ दे दी जाएगी क्योंकि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद जो है धन वितरित सरकार नहीं कर सकती है। खास बात क्या है कि लड़की बहन योजना की काट निकालने के लिए कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने लड़की बहन योजना से ज्यादा देने की गारंटी का जिक्र कई बार किया है और इसी को लेकर के लगातार अब उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो बिल्कुल देखिए एकनाथ शिंदे का जिक्र भी हमने कर लिया, महाराष्ट्र का जिक्र हमने किया क्योंकि वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बहरहाल एक बार फिर अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और पूजा अगली खबर आप बताइए। बिल्कुल बस मार्शल्स पर विवाद बढ़ गया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है और इसके अलावा अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। कई न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। दिल्ली सचिवालय में बस मार्शल्स की नौकरी पर चर्चा को लेकर के शनिवार को हंगामा हो गया। यह हंगामा उस समय हुआ जब इस मसले पर मुख्यमंत्री आतिशी के साथ जारी बैठक को छोड़कर बीजेपी विधायक जाने लगे। दरअसल जब दिल्ली सचिवालय में बस मार्शल्स की नौकरी पर चर्चा को लेकर आयोजित बैठक को छोड़कर बीजेपी विधायक जाने लगे तो मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, मार्शल्स ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर में मिलने के लिए चलने को कहा। ऐसा करने से इनकार करने के बाद बस मार्शल्स ने हंगामा मचा दिया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कल भी हमने आपको दिखाया था कि सौरभ भारद्वाज विनय गुप्ता के पैरों पर गिरे हुए हैं, उनका पैर पकड़ रहे हैं कि यहाँ से मत जाओ। और उसके साथ आप इस समय हमारे पीछे भी ये तस्वीर देख पाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक साथ में बस मार्शल्स के बीच में एक तरीके का संघर्ष भी देखने को मिला था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदेशी महिला पर्वतारोहियों को फ्रांस के दल ने खोजा है, वायुसेना ने उनको बचा लिया है। तो बड़ी अपडेट ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सतत निगरानी और निर्देशन में राहत और बचाव दलों ने एक और कठिन रेस्क्यू अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से संचालित रेस्क्यू अभियान के बाद 3 दिन से चौखंबा 3 पर्वत में फंसी 2 विदेशी महिला पर्वतारोहियों को कल सुबह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों पर्वतारोहियों को राहत और बचाव दलों ने जोशीमठ पहुंचा दिया है। इस पूरे अभियान को एनडीएमए द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई थी। तो देखिए खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, हेडिंग आप साफ तौर पर देख पाएंगे। विदेशी महिला पर्वतारोहियों को फ्रांस के दल ने खोजा और वायुसेना ने बचाया है। यानी कि ये एक तरीके का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें महिला पर्वतारोहियों को रेस्क्यू किया गया है। एक बार मैं आपको खबर बता देती हूँ। उत्तराखंड में चौखंबा पर्वत पर 3 दिन से फंसी थी अमेरिका की मिशेल और ब्रिटेन की फाइजर ने, इन दोनों को ही बचा लिया गया। उत्तराखंड में चौखंबा पर्वत पर फंसी 2 विदेशी महिला पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों को फ्रांस के पर्वतारोही नीचे लेकर आए हैं। इसके बाद एसडीआरएफ और वायुसेना की मदद से उन्हें हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंचाया गया है। अमेरिका की मिशेल, टेरीजा और ब्रिटेन की फाइजर
मैनस 3 अक्टूबर को चौखंबा पर्वत पर करीबन 6200 मीटर की ऊंचाई पर फंस गई थी, जिन्हें अब रेस्क्यू कर लिया गया। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।